पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। फॉरमन कुछ नहीं बोलता, बस उसे पकड़कर उसकी गुफा में अपना डंडा घुसा देता है। जी हाँ दोस्तों, फॉरमन का चक्कर अपनी ही बहन के साथ चल रहा था। स्नो की दोनों बेटियों का बाप भी फॉरमन ही था। अगले दिन स्नो फिर से धूप में बैठी थी और रीमो उसके पास आकर कहता है, मुझे भी तुम्हारी तरह किताबें पढ़ने का शौक है। इतना कहकर वो उसके पास बैठ जाता है और फिर से उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। इसी बीच पादरी भी उनके पास आ गया। वो यहाँ आकर स्नो से कहता है, मैं रीमो से अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसकी बात मानकर स्नो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही पादरी रीमो से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि इस औरत से दूर रहना, ये लोग बहुत अजीब हैं। गाँव के सभी लोगों को इन पर शक है। जिस दिन गाँव वालों के हाथ इनके खिलाफ कोई सबूत लगा, वो उसी दिन इन्हें जिंदा जला देंगे। पादरी की बात सुनकर रीमो कहता है, तुम्हें और तुम्हारे गाँव के लोगों को वहम हुआ है। स्नो तो बहुत ही मासूम औरत है, उसे सहारे की जरूरत है और मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर पादरी हैरान हो गया। वो समझ गया कि रीमो प्यार में पड़ चुका है, इसलिए वो उससे बहस नहीं करता। पादरी यहाँ स्नो को किताबें देने आता था। स्नो को धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक था और पादरी ही उसे किताबें लाकर देता है। रात को फॉरमन स्नो के पास आकर कहता है, मुझे तुम्हारी और रीमो की नजदीकियां पसंद नहीं। अगर तुम उसके नजदीक गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। स्नो जवाब में कुछ नहीं बोलती। उसकी खामोशी देखकर फॉरमन समझ गया कि स्नो अपनी ही मर्जी करेगी, जिस कारण वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्नो की दोनों बेटियां घर के बाहर टहल रही थी। स्नो और रीमो भी उनके पीछे पीछे ही थे। टहलते टहलते दोनों लड़कियां एक जगह रुक जाती हैं। रीमो जल्दी जल्दी उनके पास आकर पूछता है, तुम लोग क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर जब दोनों लड़कियां घूमती हैं तो उसे मेघन के होठों पर खून नजर आता है। खून देखकर रीमो हैरान ही हो रहा था कि तभी उसकी नजर एक कबूतर की लाश पर पड़ती है। रीमो अब सब समझ गया कि मेघन कबूतर खा रही थी। ग्रेसी के होठों पर खून नहीं था, यानी वो कुछ नहीं खा रही थी। मेघन की हरकत देखकर रीमो इतना हैरान हो गया कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। थोड़ी देर बाद रीमो घर के बाहर टहल रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हे ईश्वर, एक बच्ची कबूतर कैसे खा सकती है? उसकी आवाजें एक लोकल आदमी ने भी सुन ली थी, जिसका नाम विलियम था। वो उसे रोक कर बताता है कि तुम जिस घर में रहते हो वो शैतानों का घर है। रीमो उसे कहता है कि तुम्हें वहम है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बस मेघन थोड़ी सी पागल लग रही है। लोकल आदमी उसे घर से जाने को कहता है, लेकिन रीमो उसकी बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता है। रात को रीमो घर में था और इस वक्त वो फॉरमन और स्नो के साथ था। वो दोनों से बातें करता करता एक सेब काटने लगा, लेकिन गलती से अपना अंगूठा काट लेता है। इसी बीच जैसे ही स्नो की नजर उसके खून पर पड़ी तो वो उसका हाथ काट लेती है। फॉरमन जल्दी जल्दी उसे रोकता है और रीमो स्नो को शैतान कहकर वहाँ से भाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्नो और फॉरमन वैम्पायर थे। स्नो की दोनों बेटियां भी वैम्पायर थीं। ये लोग खुद को इंसानों में बदलना चाहते थे, इसलिए ये लोग खुद पर काबू रखते थे। वैसे भी ये लोग काफी हद तक इंसानों की तरह ही रहते थे और ये लोग धूप में भी बैठ सकते थे, लेकिन कभी कभी मेघन और स्नो अपना काबू खो देती थी और तब फॉरमन ही उन्हें संभालता था। थोड़ी देर बाद रीमो घर के बाहर खड़ा था और उसकी तबीयत काफी खराब थी। इसी बीच पादरी उसके पास आता है और उसकी हालत देखकर वो मदद लेने के लिए चला जाता है। रीमो को स्नो ने काट लिया था और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, मगर पादरी के जाते ही रीमो दम तोड़ देता है। उधर पादरी मदद मांगने फॉरमन के घर पहुंच गया था, क्योंकि वही एक घर था जो सबसे नजदीक था। उसे घर के बाहर स्नो मिलती है। वो स्नो को रीमो के बारे में बताकर उससे मदद मांगने लगा, मगर स्नो कुछ नहीं बोलती और सीधा पादरी पर हमला बोल देती है। पादरी किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भागता है। स्नो ने फिर से खुद पर काबू नहीं किया था। उसने जिस तरह पादरी पर हमला किया था उससे वो समझ गया था कि वो वैम्पायर है। अब पादरी जल्दी जल्दी भागकर गाँव में जाता है और गाँव वालों को स्नो का सच बता देता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे स्नो ने मुझ पर हमला कर मुझे जख्मी कर दिया। पादरी की हालत देखकर और उसके मुंह से स्नो का सच जानकर गाँव वाले बेहद गुस्से में थे, क्योंकि वो तो पहले से ही फॉरमन और उसके परिवार पर शक कर रहे थे। वो तो बस किसी सबूत का इंतजार कर रहे थे जो आज उन्हें मिल चुका था। दूसरी तरफ स्नो अपने घर में थी। घर के सभी दरवाजे बंद कर फॉरमन और उसकी बेटियां स्नो के पास आते हैं। गुस्से से भरे गाँव वालों ने पूरे घर को घेर लिया था और वो कभी भी अंदर आ सकते थे। स्नो घर से भागना नहीं चाहती थी और ये बात फॉरमन भी अच्छी तरह समझ गया था। स्नो को पता था कि वो खुद पर काबू नहीं रख सकती और ये चीज उसके पूरे परिवार के लिए खतरनाक थी। वो चाहती थी कि फॉरमन उनकी बेटियों का ख्याल रखे, इसीलिए वो यहीं रुकना चाहती थी। वो बस फॉरमन से इतना ही कहती है कि तुम हमारी बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना। फॉरमन उसकी बात मान लेता है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद गाँव वालों ने घर के दरवाजे तोड़ दिए, जिसके बाद वो घर में घुस जाते हैं। वो स्नो को पकड़कर उसे घर से बाहर ले आते हैं। गाँव वाले बेहद गुस्से में थे, क्योंकि स्नो ने पादरी को मारने की कोशिश की थी। वो स्नो के कपड़े फाड़कर उसे एक जगह पर टांग देते हैं। इसके बाद वो उसे बेहद मारते हैं। गाँव के सभी लोग स्नो की मौत चाहते थे और इसीलिए वो उसे जिंदा ही जला देते हैं। स्नो की दर्दनाक मौत देखकर गाँव वालों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। कई सालों बाद स्नो की बेटियां अब जवान हो चुकी थी और फॉरमन बूढ़ा हो चुका था। ये लोग नए शहर में रहते थे। फॉरमन पहले स्नो के साथ संबंध बनाता था और आजकल उसकी बेटियों के साथ। ये लोग जीने के लिए खून पीते थे और अपना परिवार बढ़ाने के लिए आपस में संबंध बनाते थे। स्नो भी अपनी मर्जी से फॉरमन के बच्चों की माँ बनी थी और आज उसकी बेटियां भी अपनी मर्जी से अपने मामा यानी पिता के बच्चों की माँ बनना चाहती थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।